सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र भी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत है। आज के स्वाध्याय में प्रज्ञा प्रवचन के अंतर्गत जो स्वाध्याय चल रहा था उसमें 6 भागों में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो अवतार होते हैं, जो ईश्वर अपने अवतार लेता है मानव का दुख हरने के लिए, वो क्यों करता है और उसका समय क्या होता है और कारण क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या है। इन सब बारों में पिछले अध्यायों में आप लोग जान चुके हैं। और वो परम चेतना जब शरीर रूप में अपने अंश से अवतार लेती है तब वो किस उद्देश्य के साथ अवतार लेती है और उसके अवतार लेने की प्रक्रिया में के अंतर्गत भविष्य की क्या सुनिश्चित संभावनाएं होती हैं उसके बारे में भी जाना। लेकिन वो भविष्य, सुनहरे भविष्य की कल्पना को सार्थक करने के लिए उन्हें कुछ जागृत आत्माओं की आवश्यकता पड़ती है, मूर्धन्यों की उसमें भूमिका होती है और उनके साथ में उनको साझेदारी करते हुए परम चेतना उन कार्यों को सफल करती है और सबके लिए सुख की धारा प्रवाह करती है। पिछले अध्यायों में ये सब हम जान चुके हैं और इन समस्याओं का कारण जो इस समय व्याप्त है, उन समस्या और उन समस्याओं का उन्मूलन, उसका कारण भी पिछले अध्यायों में परम पूज्य गुरुदेव बता चुके हैं। और जो धर्म तंत्र है उसको प्रज्ञा प्रवचन के अंतर्गत उसको कैसे सुधारा जाए ये सब भी बताया है। अब ये संभावित अंतिम भाग हो प्रज्ञा प्रवचन का, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने हर चीज़ विस्तार से पिछले अध्यायों, पिछले भाग में बता चुके हैं। अब इसके आगे उन्होंने उसको गति देने के लिए जो योजनाएं परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारण किए हैं, आज परम पूज्य गुरुदेव उसी पर चर्चा किए हैं। और 1985-1990 तक में जितने भी प्रवचन हैं उनका एक सार है कि उन्होंने इस दुनिया के लिए, इस विश्व के लिए क्या और कैसे आगे होना है, जिसका बीड़ा उन्होंने उठाया है और उसकी कल्पना की है, युग निर्माण योजना की। किसके सहारे की है? अपने कार्यकर्ताओं, अपने मूर्धन्यों, अपने बुद्धिजीवियों के सहारे, कि उनका श्रम और अंश सार्थक हो और उज्जवल भविष्य होता हुआ चला जाए। तभी धरती पर स्वर्ग के अवतरण और मनुष्य में देवत्व के उदय की कल्पना को साकार किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव एक गोष्ठी लेकर के, कार्यकर्ताओं की गोष्ठी लेकर के बताते हैं और वे कहते हैं कि इस आस्था संकट को निरस्त करने में उस महाप्रज्ञा को उभारना पड़ेगा जिसका अंतरंग जीवन में भाव, श्रद्धा एवं बहिरंग आचरण में आदर्शवादी निष्ठा के रूप में परिचय मिलता है। प्रज्ञा परिजनों के व्यक्तित्वों में इसी महाशक्ति का अवतरण इन दिनों हो रहा है। वे प्रथम प्रयास में प्रज्ञा परिजनों के रूप में खोजे जा रहे हैं और प्रज्ञा संस्थानों के साथ जुड़ी हुई सप्तसूत्री योजना को क्रियान्वित करते हुए अपनी विशिष्टता का, संगृहीत सुसंस्कारिता का परिचय दे रहे हैं। बताइए, इतने साल पहले परम पूज्य गुरुदेव जो लिख चुके हैं और समय समय पर उन्होंने अपनी योजनाओं को एक टाइम टेबल के रूप में, समय सारणी के रूप में बना करके जो शांति कुंज में दे गए हैं, उसी आधार पर शांति कुंज आज उन कार्यों को संपादित कर रहा है, जैसे हम सब उसमें साझेदारी बन रहे हैं। उसके दूसरे चरण में
उनकी प्रतिभा अधिक प्रखर परिपक्व होगी, तो उसी अनुपात से उन्हें जन समुदाय की हेय प्रवृत्तियाँ उलट देने और इस स्थान पर सत प्रवृत्तियाँ अपनाने के लिए विवश कर देने की क्षमता से ओतप्रोत देखा जाएगा। प्रज्ञापुत्र इसी वर्ग का नाम है। वे सर्वप्रथम आत्मनिर्माण में प्रवृत्त होंगे और तदुपरांत आग के संपर्क में आने वाले ईंधन के प्रज्वलित होने का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। चिंतन और चरित्र में एक रूपता रखने वाले महामानव समय समय पर असंख्यों को अनुकरण की प्रेरणा देते रहे हैं और पतन के गर्त में से उबार कर आकाश में उछाल देने जैसे चमत्कार प्रस्तुत करते रहे हैं। ऐसे ही जाबाजों ने अपने कंधों पर बिठाकर अगणितों को पार करते रहने का उत्तरदायित्व निभाया है। तो और तीसरा चरण जो होगा उसमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि तीसरे चरण में उनकी आवश्यकता पड़ेगी जिन्हें कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, पुल बनाने वाले इंजीनियर, अणुशक्ति ढूंढ निकालने जैसे वैज्ञानिक जिन्हें कहा जा सकता है। सेनापति सैकड़ों सैनिकों में उमंगे भरता और कठिन मोर्चे पर लड़ता है और जीतता हुआ चला जाता है। एक इंजन हजारों टन माल से लंबे डिब्बों को घसीट कर ले जाता है। तूफान के साथ कितने तिनके पत्ते आकाश पर छाए दिखते हैं। वर्षा काल समूचे भूमंडल पर हरियाली उगाता और जल जंगल एक करता चला जाता है। समूचे आकाश में एक सूर्य उगता है और व्यापक अंधकार की सत्ता उखाड़ कर रख देता है। तो रात्र में चंद्रमा की शोभा देखते ही बनती है। ये सभी अकेले होते हैं, साथ किसी का नहीं ढूंढते। अपने ही पराक्रम में आप उछलते हैं और युवक के साथ खींचते चले और चुंबक के साथ खींचते चले जाने वाले लौ कणों की तरह असंख्यों को चिपक जाने तथा साथ चलने के लिए विवश करते हैं। कार्य तो प्रतिभा ही करती हैं, पर सरंजाम खड़ा करने के लिए साधन तो चाहिए ही। ड्राइवर का कौशल तभी प्रकट होता है जब उसके हाथ में इंजन या मोटर हो। बिना जहाज के पायलट भी क्या करें। भवन बनाने की योजना तो आर्किटेक्ट ही बनाते हैं, पर निर्माण कार्य ईंट, चूना, लोहा, लकड़ी जुटाए बिना कहाँ हो पाएगा। चारों धाम आद्य शंकराचार्य की प्रेरणा से बने, पर उनके लिए धन और साधन तो मानधाता ने जुटाए। धर्म चक्र प्रवर्तन तो भगवान बुद्ध ही कर रहे थे, पर उनका विशालकाय ढांचा खड़ा करने में हर्षवर्धन, अशोक, अंगुलीमाल, अम्पाली जैसे संपन्न और आनंद कुमार जी जैसे विद्वानों का परोक्ष सहयोग भी कम महत्वपूर्ण नहीं। इसी प्रकार महान परिवर्तनों में इन्हीं हनुमान अर्जुनों की जरूरत पड़ती है, जो न केवल पराक्रम करें वरन अपने कौशल से आवश्यक साधन भी जुटा सकें। साधनों का हर काम में महत्व है। साधन जुटाने वाली की वरिष्ठता से इनकार नहीं किया जा सकता। भामाशाहों को भी प्रताप की तरह श्रेय सम्मान मिलता रहेगा। प्रज्ञा अभियान का तृतीय चरण जितना भारी है, उतना ही उस भार का वहन कर सकने वाले मूर्धन्यों का महत्व है। प्रज्ञा परिजन सहयोग देंगे, प्रज्ञा पुत्र नेतृत्व करेंगे और प्रज्ञा पुंज साधन जुटाने का वो कार्य करेंगे जैसे शरीर को जीवित रखने में रक्त की महत्ता मानी जाती है। प्रथम चरण वो है जिसमें ढूंढा तलाशा जा रहा है और नर पामरों के झुंड में जागृत आत्माएं कौन सी और कहाँ हैं। प्रसुप्त के मध्य में जो आगे होते हैं उन्हीं पर पहरेदारी की जिम्मेदारी भी अनायास आ पड़ती है। चोरी हो जाने पर गहरी नींद में पड़े हुए निर्दोष समझ जाता है, किंतु जो जागे हुए हैं, जिन्हें पता है, जो आंखों से देख रहे हैं, इतने पर चिल्लाकर दूसरे को जगा देने एवं चोरों को भगाने का उपक्रम न करके मुंह को दर्शक बने रहते हैं, तो उन्हीं पर उस दुर्घटना का सारा दोष लगता है। भर्त्सना उन्हीं की होती है। उस घटना को टालने में यदि कुछ पराक्रम दिखाते हैं तो प्रशंसा भी उन्हीं की होती है। सोए हुए इस दृश्य से नफ़े में रहते हैं, भले ही माल चला जाता है, पर निंदा स्तुति के झंझट से बचे रहते हैं। इन दिनों अधिकांश जन समुदाय ऐसा ही है, जो विवेकशीलता, दूरदर्शिता, प्रखरता, परमार्थ परायणता, सद्भावना जैसी मानवोचित सत्प्रवृत्तियों से अपरिचित तो नहीं, पर अछूता, अनभ्यस्त
अवश्य कहा जा सकता है। उससे मात्र अपना पेट परिवार की चिंता है, अपने पेट परिवार की चिंता है। लोभ मोह के अतिरिक्त उसे कुछ सुझाई नहीं देता और कोई वास्ता भी नहीं। वासना तृष्णा की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ चाहिए ही नहीं। स्वार्थपरता, स्वार्थ अंधता ही उसकी सीमा परिधि है। इस कूड़े करकट में उपयोगी वस्तु कैसे ढूंढ निकाली जाए, मृतकों के ढेर में से जीवितों को छांटना और उनका उपचार करके फिर गतिवान बना देना कैसे संभव हो, इसकी जांच पड़ताल ही प्रज्ञा अभियान का प्रथम चरण है। प्रज्ञा अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत धर्म तंत्र को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए प्रयत्न वही करेंगे, सहयोग वही देंगे जिन्हें उद्देश्य की दृष्टि के से जर्जर मंदिरों के स्थान पर धर्म और अध्यात्म की आत्मा को फिर से प्रतिष्ठापित करने का औचित्य प्रतीत होगा। समय की आवश्यकता समझने और नव सृजन की आवश्यकता अनुभव करने के उपरांत जिनने ये कार्य हाथ में लिए हैं, उन्हें आदर्शवादिता की कसौटी पर प्राणवान कहने में कोई अत्युक्त नहीं है। प्रज्ञा संस्थानों के साथ कुछ कार्यक्रम जोड़े गए हैं। इसके 7 सूत्र बनाए गए हैं जो प्रख्यात हैं। नंबर 1, घर घर प्रज्ञा साहित्य पढ़ाना। नंबर 2, जन्म दिवसोत्सव की पारिवारिक गोष्ठियाँ। नंबर 3, ज्ञान रथों की तीर्थ यात्रा, दीवालों पर आदर्श वाक्य लेखन। नंबर 5, नवरात्रि आदि पर्व का आयोजन। नंबर 6, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर आदि के जो भी माध्यम हैं उनसे जन जागरण। नंबर 7, इन कार्यक्रमों को प्रज्ञा संस्थान के माध्यम से योजनाबद्ध करके व्यापक बनाया जा रहा है। जहां इनकी स्थापना हुई है वहां शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य संरक्षण आदि सत्प्रवृत्ति संवर्धन के स्थानीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जनसंपर्क के लिए टोलियां बनाकर निकालना और युगांतरी चेतना का प्रकाश घर घर पहुंचाना मिशन के कार्यकर्ताओं का प्रमुख कार्य है। साथ साथ कई प्रकार के रचनात्मक प्रवृत्तियों का बीजारोपण एवं अवांछनीयताओं के उन्मूलन का प्रयत्न भी चलता रहता है। ये कार्यक्रम है तो छोटे एवं आरंभिक, पर इन्हें गतिशीलता बनाने के लिए भावनाशीलों के समयदान अंशदान की आवश्यकता तो अनिवार्य रूप से रहेगी। इसके बिना बातों के बताशे बनाते रहने से एक कदम भी प्रगति नहीं होगी। भावनाएं उभारने से समयदान और साधन जुटाने में अंशदान की इस प्रयोजन के लिए अपरिहार्य अपेक्षा है। इसी की याचना युग देवता ने प्रत्येक जीवंत जागृत आत्मा से की है। प्रज्ञा परिवार की सदस्यता की प्राथमिक शर्त प्रतिदिन 1 घंटा समय और 10 पैसा नित्य ज्ञान यज्ञ के लिए नियमित रूप से निकालते रहना है। ये उस समय गुरुदेव ने बताया था। आज समय के अनुसार इस चीज़ में परिवर्तन किया जाता है जो जरूरी है, आवश्यक है। जो विचारधारा से प्रभावित होंगे वही अनुदान अत्यंत छोटा होने पर भी दे सकने का साहस संजोएंगे। अन्यथा समयदान की बात व्यस्तता बताकर, अंशदान की बात तंगी महंगाई की आड़ लेकर सहज ही असमर्थता व्यक्त की जा सकती है। सहयोग गिलहरी शबरी जितना ही सही देने की हिम्मत तो उन्हीं को पड़ेगी जिनके अंतराल में उत्कृष्टता के प्रति भाव श्रद्धा का बीजांकुर उगा और हरा भरा हो गया। दूसरे चरण की माध्यमिक पाठशाला की शिक्षा कह सकते हैं। उनमें किशोरों और युवकों को अपने कर्तव्य दिखाने का अवसर मिलेगा। सद्भावनाओं को उत्तेजित कर देना एक बात है, पर उनमें परिपक्वता तो दीर्घकाल तक अभ्यास करते रहने के बाद ही आती है। सत्प्रवृत्तियों के सहारे ही सद्भावनाएं सुसंस्कारता के रूप में विकसित होती हैं। आत्मशक्ति की जागृति, प्रखरता एवं परिपक्वता के लिए आवश्यक है कि भावना क्षेत्र की सेवा साधना में प्रवृत्त हुआ जाए। साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ अथवा परिव्रजक जीवन में उपासना ही नहीं, जीवन साधना और लोक सेवा की आराधना भी करनी पड़ती है। दूसरे चरण के लिए 10 सूत्र बनाए गए हैं। 5 जो है वे सृजनात्मक हैं
और 5 सुधारात्मक। अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों में इन्हें हर दृष्टि से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सृजनात्मक कार्यक्रमों में शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य संवर्धन, स्वच्छता, श्रमदान, गृह उद्योग एवं सहकार और हरितमा विस्तार है। सुधारात्मक कार्यक्रमों में हरामखोरी का तिरस्कार, नशा निवारण, शादियों में धूमधाम भरी बर्बादी का प्रतिरोध, फैशन फिजूल खर्ची की रोकथाम एवं अवांछनीयताओं के उन्मूलन को लिया गया है। अब शिक्षा विस्तार में क्या करना है, परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं एक एक सातों क्रांतियों के बारे में जो इस समय गायत्री परिवार द्वारा सार्थक किया जा रहा है और प्रयत्न किया जा रहा है कि गुरुदेव के सपनों को साकार किया जाए। शिक्षा विस्तार के अंतर्गत अपने देश में लगभग 50% अशिक्षित है, अर्थात वर्तमान जनसंख्या में से करीब 50 करोड़ अशिक्षित के रहने न भौतिक प्रगति शक्ति है न आध्यात्मिक जानकारियों और विचारणाओं का क्षेत्र सीमित रहने पर मनुष्य कूप मंडूक बना रहेगा, न अनगढ़पन खेलेगा और न समय के साथ कदम बढ़ाने का उत्साह ही उत्पन्न होगा। प्रगति के लिए शिक्षा की आवश्यकता को अनिवार्य ही माना जाना चाहिए। ये पेट भरने के उपरांत दूसरी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति हर हालत में होनी ही चाहिए। तो ये कैसे संभव हो? हमें हर काम के लिए सरकार का मुंह ताकने की आदत है। ये भुला दिया जाता है कि सरकार के साधन बहुत सीमित हैं। उसके लिए बालकों के लिए शिक्षा साधन जुटाना तक कठिन पड़ रहा है। तो फिर 50% नर नारियों को साक्षर बनाने की अत्यंत व्यय साध्य योजना को परिपूर्ण करने की आशा उनसे कैसे की जाए? ये कार्य जन स्तर पर ही हो सकता है। हर शिक्षित से संपर्क साधा जाए, उसे विद्या ऋण चुकाने के लिए 1-2 घंटे नित्य देते रहने के लिए मनाया जाए। इस आधार पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले नर नारियों की प्रौढ़ पाठशालाएँ चलें। बच्चों को सुसंस्कारी बनाने तथा स्कूली पढ़ाई को परिपुष्ट करने के लिए भी ऐसा ही प्रबंध हो। इसके लिए ऐसा सेवा सहयोग प्राप्त करके अनपढ़ों में उत्साह जगाने और स्थान आदि का सुयोग बिठाने का त्रिविध कार्यक्रम हाथ में लेना होगा। जन स्तर पर यह प्रयास चल पड़े, जन आंदोलन चल पड़े तो इसके सहारे इस अत्यंत आवश्यक एवं दुरूह कार्य को संपन्न कर दिखाना भी कुछ कठिन न रहा होगा। नंबर 2 पर गुरुदेव कहते हैं स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम। इसमें कितने तथ्यों का समावेश है? संतुलित आहार, संयम, उपयुक्त दिनचर्या, प्राकृतिक रहन सहन, भाप से भोजन पकाना, आसन, प्राणायाम, खेल कूद, परिचर्चा, चरित्र विद्या, शिशु पालन एवं जड़ी बूटियों से सामान्य रोगों के उपचार के लिए बौद्धिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था। गिरते लोक स्वास्थ्य को इन्हीं प्रयत्नों से सफलता मिलेगी। संपन्नता बढ़ने, साधन जुटाने की प्रतीक्षा में इसके लिए रुका नहीं जा सकता। आहार के कुपोषण को कम करने के लिए घरों में शाक वाटिका लगानी होगी। भोजन पकाने की पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे। आहार विहार संतुलित करने के संबंध में अपने देश की स्थिति को देखते हुए जनसाधारण को वर्णमाला पढ़ाने जैसे जानकारी कराने एवं आदत डालने की आवश्यकता पड़ेगी। व्यायाम, खेलकूद का नया माहौल बनाना होगा। प्रजनन में संयम बरतने और शिशु पालन का कहरा पिछड़े देहाती क्षेत्रों में नए सिरे से पढ़ाना होगा। नंबर 3 पर आता है स्वच्छता श्रमदान की उभय पक्षीय प्रवृत्तियाँ। ये मलिनता, कुरूपता एवं रुग्णता के निवारण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोगों में नवसृजन की गतिविधियों में सामूहिक श्रमदान के लिए उत्साह उत्पन्न किया जाए। गली कूचों में गांव के इर्द गिर्द फैले हुए कूड़े कचरे और मलमूत्र से किस प्रकार दुर्गंध उठती, बीमारी फैलती तथा बहुमूल्य खाद्य की बर्बादी होती है, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने से प्रतीत होता है कि तनिक से आलस्य प्रमाद से स्वास्थ्य संकट के अतिरिक्त उपज में अर्थव्यवस्था में कितना भारी क्षति पहुँचती है। जापान में मनुष्य के मलमूत्र को सुनहरा खाद कहा जाता है।
और गोबर के स्थान पर उसी से बहुमूल्य खाद बनाकर उपज का कीर्तिमान बनाया जाता है। देहातों में मानवीय मलमूत्र के सदुपयोग की कोई व्यवस्था नहीं। सोख्ता पेशाब घर और गड्ढे वाले पाखाने हर गांव में आसानी से बन सकते हैं। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या को मिला देने में करीब 88 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मलमूत्र खेत, खलिहान, मैदान, नाली गली में यूं ही फैलता बहता रहता है और सड़न उत्पन्न करता है। कृषि विशेषज्ञ डब्ल्यू टावरेशन के अनुसार मनुष्य के मलमूत्र की खाद के रूप में कीमत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 15 रुपये और प्रति वर्ष 180 रुपये होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मल का उपयोग हो सके तो 180 रुपये की अच्छी किस्म की खाद तैयार हो सकती है। उपयोग न हो पाने के कारण प्रति व्यक्ति 180 रुपये वार्षिक की राष्ट्रीय क्षति होती है। आंकड़े बताते हैं कि देश को 65 करोड़ व्यक्तियों के 180 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 171 अरब 5 करोड़ रुपए की सुनहरी खाद से प्रतिवर्ष वंचित रह जाना पड़ता है। 5 वर्षों में ये 855 अरब 25 करोड़ रुपए तक जा पहुंचती है। हर गांव में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कठिन है, पर श्रमदान का उत्साह उत्पन्न करके इस आधार पर गली कूचों का कूड़ा करकट खाद के गड्ढों तक पहुंचाया जा सकता है। घरों की तथा कुओं की सड़ती हुई नालियों की निकासी का प्रबंध हो सकता है। कुएं तालाब की सफाई होती रहे तो भी बढ़ती हुई बीमारियों की रोकथाम हो सकती है और कुरुचिपूर्ण वातावरण का गंदगी सहन करने वाले स्वभाव का कायाकल्प हो सकता है। जो जनता सरकार को इतना टैक्स दबाव से दे सकती है, इसकी कर्तव्य बुद्धि जागने पर समय तथा साधनों का इतना अंश भी स्वेच्छा सहयोग से मिल सकता है, जिसके सहारे स्वास्थ्य संवर्धन की प्रक्रिया अपने बलबूते अपने हाथ पैरों के सहारे संपन्न की जा सके। गृह उद्योग एवं सहकार, लुहार, बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, धोबी, ग्वाला, जुलाहे जैसे पुरातन गृह उद्योगों को नए सिरे से नए ज्ञान का समन्वय करते हुए सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत आरंभ किया जा सके तो करोड़ों नर नारियों को बेकार समय काटने की अपेक्षा कुछ आजीविका कमाने तथा सृजन कौशल बढ़ाने का लाभ मिल सकता है। शिक्षितों के लिए छोटी छोटी मोटरों से चल सकने वाले अनेक गृह उद्योग लग सकते हैं। यदि नौकरों को तलाशने, बेकार फिरने, खींचकर अपराधों में प्रवृत्त होने का प्रवाह बदलने की, उस प्रक्रिया को अपनाने की प्रवृत्ति जगाई और अभ्यास में लाई जाए। आलस प्रमाद ने अपने देश में एक भयावह बुराई का रूप धारण कर लिया है। कामचोरी, हरामखोरी में बड़प्पन समझा जाने लगा है। श्रमजीवियों को हेज, अछूत माना और तिरस्कृत किया जाता रहा है। फलतः बेकारी और गरीबी की समस्या दिन दिन विकट होती जाती रही है। इस संदर्भ में गृह उद्योगों के प्रति नए सिरे से उत्साह उत्पन्न करने की आवश्यकता है। जापान में हर घर में छोटी मशीनों में गृह उद्योग लगाकर विभिन्न यंत्रों के कलपुर्जे बनाए जाते हैं। इन्हें एकत्रित करके ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जो संसार भर के विभिन्न बाजारों पर अपना आधिपत्य कर सकें। अभी भी विश्व बाजार में जापान का मूर्धन्य स्थान है। छोटे से देश ने इतना प्रगति मात्र कुटीर उद्योगों के आधार पर की है। सस्तेपन और क्वालिटी की दृष्टि से उन्होंने इसी नीति को अपनाकर अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है। अपने देश की स्थिति जापान जैसी तो नहीं, पर इतना अवश्य हो सकता है कि हाथ से चलने वाले या जहां बिजली है वहां छोटी मशीनों को सहारे चल सकने वाले कुटीर उद्योग गांव-गांव तक लगाए जाएं और बढ़ती हुई बेकारी तथा गरीबी का प्रश्न हल किया जाए। मात्र खेती या नौकरी के सहारे देश की अर्थव्यवस्था सुस्थिर नहीं रखी जा सकती। कहाँ किन उद्योगों की गुंजाइश है, ये तो स्थानीय परिस्थितियाँ देखकर ही निर्णय हो सकता है, पर इतना निर्धारण पहले से ही करना होगा कि ये सभी प्रयास सहकारी संगठनों के अंतर्गत ही चलें। कच्चा माल देने, बना खरीदने और उसे उपयुक्त मंडियों में खपाने का काम ये संगठन ही करेंगे। अंततः निर्माता ही ये सारे काम स्वयं करेगा तो प्रतिस्पर्धा के युग में वो ठहर नहीं सकेगा। सरकार पर भी ये दबाव डालना होगा कि वो कुटीर उद्योगों के सुरक्षित क्षेत्र से बड़े मिल कारखानों को प्रतिस्पर्धा न करने दें।
खादी की युग की तरह कुटीर उद्योग के बने माल को प्राथमिकता देने के लिए जन आंदोलन खड़ा करना होगा। 5वां आंदोलन है हरितमा विस्तार का। इसमें परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि वृक्षों के घटने से जीवन के उपयुक्त प्राणवायु का अनुपात कम होता जा रहा है। वर्षा के पानी में भूमि कटती है। पत्तों को खाद न मिलने से उसकी उर्वरता कम होती है। वर्षा में भी कमी पड़ती है। इमारती तथा जलाऊ लकड़ी में भी कमी पड़ती है। इमारती तथा जलाऊ लकड़ी का दाम दिन पर दिन बढ़ता है। हरितमा घटने पर मौसम का संतुलन डगमगाता है। खाद्य संकट उभरता है तथा अन्य ऐसी असंख्यों कारण है जो दिन पर दिन कम होते जाने वाले वृक्षों के कारण संपन्नता तथा तंदुरुस्ती पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इन खतरों को देखते हुए वृक्षारोपण के लिए जन जन में उत्साह उत्पन्न करने की आवश्यकता है। जहाँ भी खाली जगह हो फलदार, छायादार या जलाऊ लकड़ी के पेड़ लगाए जाएं। उनका पालन पशुपालन तथा शिशु पालन की तरह उत्साहवर्धक उपयोगी माना जाए। आंगनबाड़ी, छतवाड़ी, छप्परवाड़ी का प्रचलन हर घर में किया जाए ताकि आर्थिक बचत होने के साथ साथ कुपोषण दूर करने का आधार बने एवं घरों की शोभा सौंदर्य बढ़ाने का प्रवाह चल पड़े। प्रज्ञा संस्थानों द्वारा हाथ में लिए गए द्वितीय चरण के 5 सुधारात्मक कार्यक्रम इस प्रकार है। अब इसके जो 7 आंदोलनों के में से गुरुदेव ने ये 5 आंदोलनों का आज 5 आंदोलनों के विषय में इधर बताया है। अब इन 5 आंदोलनों में हरितमा विस्तार के विषय में बताया। अब इसके बाद में नशा निवारण और शादी धूमधाम में जो पैसा बर्बाद होता है उसके विषय में भी बताया है। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर समापन कर रहे हैं। अगला स्वाध्याय अगले भाग में हम प्रस्तुत करेंगे। इस अंतिम भाग का दूसरा भाग आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा क्योंकि ये भाग ही बड़ा हो रहा है, इसलिए आज इसका समापन करते हैं। इसके अगले भाग में आप और आंदोलनों के विषय में जानेंगे कि गुरुदेव ने हमें किस प्रकार मार्ग निर्देशन किया और हमें उन रास्तों पर चलकर उन कार्यों को की सार्थकता सिद्ध करनी है। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। यदि हमारे द्वारा स्वाध्याय आपको पसंद है तो कृपया शेयर करें, दूसरों को भी पढ़ाएं, सुनाएं और कमेंट्स अवश्य करें जिनमें हमें इसमें सुधार की व्यवस्था बनी रहे, सुधार की आशा हम करते रहें। इसलिए इसके लिए हम आपका सहयोग चाहेंगे और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो वे इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।